ये क्या हो गया है बाबा, ये क्या हो गया है? बेटी, मेरी बेगुनाही कानून को मुतमईन नहीं कर सकी। अदालत ने रहम खाकर सजाए मौत कैद में तब्दील कर दी है। अब 8 साल की तवील मुद्दत इन सलाखों के पीछे। तुमने ये क्यों ना सोचा बाबा, जिस बेटी की इज्जत बचाने के लिए तुमने खून में हाथ रंग दिए हैं, तुम्हारे बगैर जिंदा कैसे रह सकेगी? जब दुश्मन के हाथ बेटी के दामन तक पहुंच जाए तो बाप की गैर सोचा नहीं करती। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें कोई सुख न दे सका। मैं ये 8 साल कैसे गुजारूंगी बाबा? अब तो गांव के दरो दीवार मुझे काटने को दौड़ते हैं, लोग जमींदार से डरते हैं, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अब तुम्हारा गांव में रहना ठीक नहीं बेटी। तुम खान बहादुर के पास लाहौर चली जाओ। वो मेरे पुराने मालिक हैं और बहुत नेक आदमी हैं। इस मुसीबत के वक्त वो जरूर तुम्हारे सर पे हाथ रखेंगे। मगर वो तो मुझे पहचान नहीं। मैंने उनके नाम की चिट्ठी लिख दी है। इसमें उनका पता भी दर्ज है और मेरी वसीयत भी। अगर मेरे बारे में पूछे तो कह देना आपका जहांगीर मर गया। बाबा, अब इन आंसुओं को आंखों में छुपा लो बेटी, और ये सोचो अगर खान बहादुर को पता चल गया कि मैं जेल में हूँ तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम जीते जी मुझे यतीम बना देना चाहती हो बाबा। एक मुजरिम की बेटी कहलाने से यतीम बनकर जिंदगी गुजारना आसान है। और फिर मैं जिंदा कब हूँ? जो बाप बेटी के फर्ज से सबकदोश न हो सके, उसकी हर रात कब्र में गुजरती है। ऐसा न कहो बाबा, ऐसा न कहो। दुनिया में गरीबों को आंसू पीकर जिंदा रहना पड़ता है बेटी। खान बहादुर तुम्हें जरूर सहारा देंगे, मगर अब मेरे बुढ़ापे की लाज तुम्हारे हाथ है। ये क्या कह रहे हो बाबा? हाँ बेटे, जल जाओ मगर धुआं न उठे। मर जाओ लेकिन होठों पे शिकायत ना आए। शराफत इसी का नाम है। शरीफ बेटियों के जनाजे निकलते हैं, उन पर उंगलियां नहीं उठती। खान बहादुर को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी बेटी हर इम्तिहान में पूरी उतरेगी बाबा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तुम आज ही लाहौर चली जाओ। माफ कीजिए, ये मेरी आदत है। लड़कियों को छेड़ना शर्म नहीं आती आपको? आप गलत समझी। दरअसल राह में रोड़ा कंकर देखकर मेरे पांव खुद ब खुद चलने लगते हैं। देखो कहीं चोट तो नहीं आई? खान साहब, आपके लिए सैर तफरी और आबो हवा की तब्दीली की बहुत जरूरत है। रंगून में मेरे एक दोस्त ने नफ्सियाती शफाखाना खोल रखा है। वो मुझे कई बार बुला चुका है, मगर मैं अमजद को अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? हाँ साहब, अमजद कोई बच्चा तो नहीं है जिसकी आप इतनी फिक्र करते हैं। इलाज से गफलत नहीं बरतनी चाहिए। जान है तो जान है। बड़े सरकार, जहांगीर बाबा की बेटी आपसे मिलने आई है। जहांगीर की बेटी? भेज दो उसे। फिलहाल मैं आपके लिए दवा भिजवा देता हूँ, लेकिन आप मेरे मशवरे पर गौर कीजिएगा। बेहतर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब बड़े सरकार। जीती रहो। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? जी सुरैया। तुम्हारा बाबा क्यों नहीं आया? जी वो। क्या बात है? वो फौत हो चुके हैं। जहांगीर फौत हो गया और किसी ने हमें खबर भी नहीं दी? मरने से पहले उन्होंने ये चिट्ठी आपके लिए दी थी। आली जनाब खान बहादुर साहब, अस्सलाम वालेकुम। तमन्ना तो यही थी कि मेरा दम आपके कदमों में निकलता, मगर शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं। आप तो जानते हैं मेरी एक ही बेटी है सुरैया। मेरी कोशिशों के बावजूद मेरी जिंदगी में उसके हाथ पीले न हो सके। इसे आपकी खिदमत में भेज रहा हूँ। इस गरीब के सर पर अपनी शफकत का हाथ रखिए और
किसी मुनासिब वक्त किसी शरीफ घराने में इसकी शादी कर दीजिए ताकि मेरी रूह को सुकून मिले। मेरा आखिरी सलाम कबूल फरमाइए। आपका नमख्वार मुंशी जहांगीर। जहांगीर, तुमने जिंदगी में हमसे कुछ नहीं मांगा, हम तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। सुरैया बेटी, आज से इस घर को अपना ही घर समझो। बड़े सरकार, मैं बाबा की तरह आपकी खिदमत करूंगी। जीती रहो। अमजद, अब्बा जब मैं स्टेशन पर गया था, शेख साहब इस गाड़ी से नहीं आए। जी हाँ। मगर तुम भागे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। जी अब्बा जान। सुरैया से मिलो। ये हमारे पुराने मुंशी जहांगीर की बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरा बेटा अमजद है। जी हाँ बड़े सरकार, मैं इनसे स्टेशन पर मिल चुकी हूँ। इन्होंने यहाँ का पता बताया था। पता बताने की क्या जरूरत थी? तुम सुरैया को साथ ही ले आते। जी मैंने कहा था अब्बा जान, लेकिन मानी नहीं। जी खैर, आज से सुरैया यही रहेगी। जी। तुम इसे जहांगीर वाला कमरा दिखा दो। जी अच्छा, आइए तशरीफ लाइए। आइए। हाँ ये मुझे दे दीजिए। ये है आपका कमरा। है तो बहुत मामूली, लेकिन आपके आने से खूबसूरत लगने लगा है। जी, मेरा मतलब है मकान की इज्जत मेहमान से होती है। यहाँ तो आपकी जुबान खूब चल रही है, मगर बड़े सरकार के सामने आपकी हालत काबू नहीं। वो दरअसल बाप के सामने हर शरीफ बेटा बुज़दिल बन जाता है। मेरा ख्याल था आप अब्बा हजूर से मेरी शिकायत करने आई है। माफ कीजिएगा, हालांकि शिकायत मुझे करनी चाहिए। कैसी शिकायत? आपके तवाचे ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं शर्मिंदा हूँ छोटे सरकार। खैर, गलती मेरी थी। आप और सजा देना चाहें तो दूसरा गाल भी हाजिर। जी जी छोटे सरकार, मैं एक नौकर की बेटी हूँ। इस घर में नौकरानी बनकर आई हूँ। नौकरानी से नौक हटा दीजिए, बाकी लगी रानी। रानी होती तो यूँ ठोकरे न खाती। तुम दिल की रानी, जैसे किताबों में लिखा है, शायरों ने कहा है, दिल की रानी, बहारों की जवानी, सितारों की महारानी, मेरे दिल की कहानी। भैया भैया अमजद साहब जी गई। खान बहादुर साहब, मर्ज बिगड़ चुका है। अब तो मामूली सी गफलत भी खतरनाक साबित होगी। आपको चाहिए जर्मनी या इंग्लैंड चले जाएं। अपने वतन में मेरा इलाज नहीं हो सकता? वतन में क्या नहीं हो सकता, लेकिन आपकी सेहत के लिए आबो हवा की तब्दीली नहायत जरूरी है। रंगून से मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त डॉक्टर रंगून वाला का खत आया है। वो नफ्सियाती तरीके इलाज के माहिर है। उन्होंने मुझे रंगून बुलाया है। हाँ, मैं डॉक्टर रंगून वाला को जानता हूँ। उनका तरीका इलाज मुफीद भी है और बेजरर भी। आपको फौरन चले जाना चाहिए। लेकिन मैं अमजद को तन्हा छोड़कर कैसे परदेश चला जाऊं? यही बेटा मेरी दुनिया, मेरी कायनात है। अब्बा जान, आपकी जिंदगी मेरी जन्नत है। अब्बा जान, आप मेरी जन्नत को खतरे में डाल देना चाहते हैं। अमजद, डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं। अब्बा जान, आपको रंगून जरूर जाना चाहिए। तुम कहते हो तो मुझे मंजूर है। जाओ, डॉक्टर रंगून वाला को तार दे दो। मैं कल ही रंगून के लिए रवाना हो जाऊंगा। छोटे सरकार, छोटे सरकार, चाहे लीची है नमकीन? सुनिए, मेरी चाय में शक्कर न मिलाए। मेरा मतलब है अपनी थोड़ी सी मुस्कुराहट खो दिया कर चाय में, बहुत मीठी हो जाएगी। बहुत बेहतर। बड़ी सरकार से पूछ लेती हूँ कि इजाजत दे दी तो। नहीं, ऐसा कसम न कर बैठना, मेरी शामत आ जाएगी। वो पिटाई होगी कि बस, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आपकी बातें मेरी समझ से बहुत ऊंची है छोटे सरकार। ऊंची? एक बात तो सुनती जाओ। देखिए, मैं इसकी की नौकरानी। मैं नहीं समझता। छोड़ दीजिए मेरा। नहीं छोड़ते। छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ। मैं कहता हूँ नहीं छोड़ते। छोड़ दीजिए ना। नहीं, लग देखिए। फिर क्या? बड़ी सरकार, वो बंजी का
क्या बात है सुरैया बेटे? कुछ नहीं अब्बाजान, मैं इनसे कह रहा था, मैं सुरैया से कह रहा था अब्बाजान आपको चाय पहुंचा दें। आप जहाज का वक्त हो गया। मैं तो चाय पी चुका हूँ बेटे। सुरैया ने आते ही घर का नक्शा बदल दिया है, इसीलिए तो बेटियां रहमत होती हैं। सुरैया बेटी, मैं सेहतयाब होते ही रंगून से आ जाऊंगा। मेरे बाद इस घर की देखभाल तुम्हारे ही जिम्मे है। मैं तो इस घर की कनीज हूँ बड़े सरकार। अमजद ने लावाली तबीयत पाई है, इसे घर की फिक्र है न बाहर की। इसके खाने पीने का खास तौर से ख्याल रखना बेटी। जी। अब्बाजान जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, आपके बगैर दिल नहीं लगेगा। बेटे, मेहमान अपनी मर्जी से जाते हैं और मेजबान की इजाजत से वापस आते हैं। और फिर डॉक्टर रंगून वाला मेरा दोस्त और मालिज भी है, न जाने कब लौटने की इजाजत दे। बड़े सरकार, आपका सामान गाड़ी में रखवा दिया है, सिर्फ आप ही का इंतजार है। अच्छा, तुम चलो। सुरैया बेटी, तुम्हारे बाबा का एक कर्ज अभी सर पर बाकी है। रंगून से आते ही उसकी वसीयत पूरी कर दूंगा। आपकी शफकत में बाबा की याद भी बुलाती है बड़े सरकार। आओ अमजद बेटे, चलिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बाजान तो रंगून पहुंच गए होंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं तुम यानी कि हम दोनों। अब तुम उधर देख रहे हो, मैं किससे बात करूं? ये देखो, इसे फूल कहते हैं, बालों में लगाते हैं, यूं। सुरैया, मेरी बातें नहीं सुनती हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सुरैया, तुमसे शादी करूंगा। छोटे सरकार। सुरैया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारा नाम लेती है। मैं चाहता हूँ तुम्हें अपना बना लूं सुरैया। मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी? शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐ हुस्न की शहजादी, तुम सो रही हो मगर तकदीर जाग रही है। तुझको तुम्हारा दूल्हा आ पहुंचा, अब तुम शादी से इनकार नहीं कर सकती। तुझको अपने दूल्हा का इस्तेमाल करो। ये हसीन दिल से मेरे शानों पर बसेर दो। कौन है? भूत? मेरे कमरे में। तुम्हारे कमरे में भूत का क्या काम? कोई ख्वाब देखा होगा? नहीं छोटे सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा। बहुत डरती हो, चलो मैं भी देखूं। तुम्हारा बहन होगा। जाओ आवाज? कौन सी आवाज? कैसी आवाज?
शायद तुम्हारे कान बज रहे। छोटे सरकार, इसीलिए तो कहता हूँ तुम्हें एक सहारे की जरूरत है। नहीं नहीं छोटे सरकार, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता? अच्छा तुम्हारी मर्जी, मैं अब जाऊंगा, तुम सो जाओ। हाँ, दवा नहीं करते। शब खैर। अब बच के कहाँ जाओगी? कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी। खुदा में उठा हुआ तुम्हें जिन्ना के बाद ले जाऊंगा। हम दोनों सितारों के खिदमत में रक्त करेंगे। तुम्हें अपना कर ले। वो रहा भूत और तुम ये रही उसकी जबान रही है। उठो, तुम्हारा दूल्हा आ पहुंचा। अब तुम शादी से इनकार नहीं कर सकती। उठो, इसे यूं इसकी जबान बंद कर दी जाती है। तो ये आपकी शरारत थी? डर के मारे अगर मेरे दिल की हरकत बंद हो जाती तो? मैं उसमें अपनी जान डाल देता। तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हो सुरैया। छोटे सरकार,
मुझे सिर्फ अमजद कहा करो। अगर मान जाओ तो कल ही निकाह का बंदोबस्त हो जाए। आप किसी बड़े सरकार के दिल का रोग बन जाएगी। उन्हें पता ही कैसे चलेगा? हम इस शादी को खुफिया रखेंगे, कोई मुनासिब मौका देकर बता देंगे। मगर मुंशी जी खानसामा और माली के होते हुए ये शादी खुफिया कैसे रह सकती है? तुम फिक्र नहीं करो सुरैया, मैं कल ही सब नौकरों को नसीराबाद वाली जागीर पर भेज दूंगा। हाँ, इधर मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा तोहफा लाया हूँ। कांच की चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, हाथ लाओ। हाँ, ऐसे अब अपनी जबान से भी हाँ कह दो। खामोशी का मतलब है हाँ। हाँ। मुसम्मात सुरैया बानो बिन्ते जहांगीर बाबा आपको अपना निकाह खानजादा अमजद अली वल खान बहादुर असगर अली से गायब हक महर शरई सिक्का राजिल वक्त कबूल है। सुरैया, चंद रोज पहले मैंने एक हसीन ख्वाब देखा था, आज उसकी ताबीर देख रहा हूं। ये ताबीर मेरे ख्वाब से ज्यादा खूबसूरत है। मैं कितना खुशनसीब हूं, आज तुम्हारे माथे का झूमर मेरी किस्मत का सितारा बन गया है। मुझे शर्मिंदा न कीजिए सरताज, आपने गरीब लड़की को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया है। चांद हमेशा आसमान ही पर तो चमकता है। ऐसी बातें करके आप मुझे पागल बना देंगे। मोहब्बत करने वालों को दुनिया पागल ही समझती है। सरताज, तुम भी सोचती होगी सुरैया ये कैसी शादी है? ढोलक बजी न सखियों ने गीत गाए, सेहरा बंधा न मेहंदी रची, बारात आई न शहनाइयां बजी। ये बातें सोचने से क्या फायदा? अब तो आपकी हर खुशी मेरी खुशी है। अलबत्ता बड़े सरकार का ख्याल जरूर परेशान कर रहा है। आप उन्हें खबर कर देते तो अच्छा था। जब तुम्हारी गोद में चांद सा मुन्ना खेलने लगेगा ना, तो अब्बा हजूर को पोते की मुबारकबाद का खत लिख देंगे। जी जी। तो क्या बड़े सरकार इतने दिन रंगून रहेंगे? और उन्होंने लिखा है डॉक्टर रंगून वाला का तरीका इलाज पुरपेच भी है और तवील भी, न जाने कब तक वहां रहे। फिर भी उन्हें खबर कर देना बहुत जरूरी है। तुम घबराओ नहीं सुरैया, डॉक्टर रंगून वाला की तरह हम भी कोई नफसियाती तदबीर सोच लेंगे। हाँ? पाँच 506, शाबाश शाबाश शाबाश, 507, 508, भाई 509, शाबाश। ए भाई मिस्टर मरीज, अभी 400 बाकी है भैया। 400 बाकी? हाँ 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 भाई 400 बाकी है बिल्कुल। सेक्रेटरी, यस सर। ये मरीज बेहोश क्यों हो गया? सर आपने इस बेचारे का इलाज बिल्कुल गलत किया है। सेक्रेटरी, तो क्या ये बदहजमी का मरीज नहीं था? नहीं डॉक्टर, इसके तो दांत में दर्द है। मगर मैं तो इसे बदहजमी का मरीज समझकर पहला कोर्स दे रहा था। अगर इसके दांत में दर्द है तो बदहजमी का मरीज कहां गया? सर उसके तो दांत निकाले जा रहे हैं। नॉनसेंस! अगर इसी तरह मरीज तब्दील होते रहे तो मेरी सारी शोहरत खाक में मिल जाएगी। इन मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मैंने। तुमने? नॉनसेंस! फौरन जाओ उस मरीज को बचाओ। अगर उसका एक भी दांत निकला तो मैं तुम्हारे सारे दांत निकाल दूंगा। नॉनसेंस! हेलो, कौन? खान बहादुर? हाँ हाँ हम अभी आ रहे हैं। ओके ओके। हेलो खान बहादुर। हाँ डॉक्टर। ये खत किसको लिखा जा रहा है? अमजद के सिवा इस दुनिया में मेरा और कौन है? मुझे रंगून आए 1 साल बीत गया।
लिख रहा था, अब मैं बिल्कुल सेहतयाब हो चुका हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ये भी ठीक है। बिल्कुल गलत। इलाज का कोर्स पूरा किए बगैर मैं इन्हें कैसे रुखसत कर सकता हूँ? यस सर, ये भी ठीक है। डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, अब मुझे घर की खबर भी लेनी चाहिए। ये भी ठीक है, लेकिन जब तक इलाज का कोर्स पूरा न हो जाए आप वापस नहीं जा सकते। मगर ये कोर्स कितनी मुद्दत में पूरा होगा? सेक्रेटरी, खान बहादुर को नफ्सियाती इलाज का शेड्यूल पढ़कर सुनाओ। यस सर। खांसी, नजला और जुकाम के इलाज का मुकम्मल कोर्स 2 साल, मौसमी बुखार, टाइफाइड, मलेरिया वगैरह 3 साल, इलाज मेहदा, बाबू शक्कर 6 साल, दिल और दिमाग की बीमारियों का पूरा कोर्स 10 साल। बस सुन लिया आपने, हर मरीज को ये कोर्स पूरा करना पड़ता है और आप तो मेदा और दिल के 8 बरस तक ये कोर्स पूरा करना पड़ेगा। 8 साल? जी, सिर्फ 8 साल। 8 साल में तो बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो जाते हैं। मगर मेरा नफ्सियाती तरीके इलाज बूढ़ों को जवान और जवानों को नौजवान बना देता है। सेक्रेटरी? जी हाँ, पिछले साल हमारे एक नौजवान मरीज ने गलती से डबल कोर्स कर लिया। उस पर इलाज का इतना जबरदस्त असर हुआ कि वो दोबारा बच्चा बन गया और आजकल वो शीशे से दूध पीता। हेलो डैडी। हेलो अंकल। ओह माय स्वीट बेबी। डैडी, मैं इम्तिहान में अव्वल आई हूँ। ओह वेरी गुड। जमीला बेटी, कामयाबी मुबारक हो। अंकल, इस खुशी में मेरी सहेलियों ने डांस का बंदोबस्त किया है। आपको बर्मी डांस पसंद है ना? क्यों नहीं, मुझे बर्मा के लोग और डांस दोनों पसंद है। गुड, तो फिर आज शाम मैं अपनी सहेलियों के साथ आपको बर्मी डांस दिखाऊं।
भैया तुम्हारे माई स्वीट बेबी होता है माशाल्लाह माशाल्लाह तरदी 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 पम 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 तारा दम पम पम बच्चों को देता ना ये क्या दीवानगी है? नन्ही सी जान डर जाएगी, मर जाएगी। ये हटा 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 ऐसे बुरे अल्फाज मुंह से नहीं निकाला करते। देखो तो कितनी खूबसूरत बच्ची है, चांद का टुकड़ा है बिल्कुल तुम्हारी तरह। जी। अरे नहीं तुम क्या हो, ये तो मुझ पर गई है, सारा नाक नक्शा मुझसे मिलता है। कभी शक्ल भी देखी आई है? रोज देखता हूँ। लंबी नाक, मोटे होंठ, ये बच्ची तो मुझ पर गई है। ये बच्ची तो मुझ पे गई है। ये बच्ची मुझ पर गई है। मैं कहता हूँ ये बच्ची हम दोनों पे गई है। सुनिए तुम तो सचमुच की माँ बन गई और मुझे देखो बैठे बैठे बाप बन गया मुफ्त में। जी हाँ, मुफ्त में क्यों? जैसे बड़े शरीफ है ना। तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस ने तो मुझे घर की याद भी नहीं आने दी। आप तो खामखा मेरी तारीफ किए जाते हैं अंकल। खान बहादुर साहब, बेटी का काम ही खिदमत करना है। डॉक्टर, तुम्हें अपने लिए अब दूसरी बेटी का इंतजाम करना होगा। जमीला बेटी अब मेरी बेटी है, मैं इसे पाकिस्तान ले जाऊंगा। अब मैंने कभी इनकार किया है, लेकिन अभी तो आपकी वापसी में पूरे 2 साल पड़े हैं। डॉक्टर, अगर जमीला जैसी बेटी मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। खत्म हो गया डॉक्टर, मरीज नंबर 30 हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना मांगता है और लंदन पर आता है। मरीज नंबर 30? उसको तो आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, वो 2 वर्ष से पहले जा ही नहीं सकता। ये भी ठीक है, मगर वो कहता है कि अगर मुझे डिस्चार्ज ना किया गया तो मैं हॉस्पिटल का तमाम फर्नीचर तोड़ दूंगा और उसको आग लगा दूंगा। आग लगा देगा? नॉनसेंस, वो जरूर पागल हो गया है, उसे पुलिस के हवाले कर दो। ये भी ठीक है, मगर ठहरो, हम उसे खुद देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर, आओ। डॉक्टर रंगून वाला का तरीके इलाज तो बुरा नहीं, मगर हर शख्स दौलतमंद नहीं होता। मेरे बच्चों की सालगिरह आपको संभाल के, मगर इसकी क्यों खर्ची करने की क्या जरूरत है? सैया बच्चों के मामले में बिल्कुल मुझसे कोई बात नहीं किया अगर आखिर नवाब अमजद के बच्चे हैं, कोई मजाक नहीं है। मैं तो दुनिया की लेन देन के कदमों में ला डालूंगा। अच्छा बाबा, जो चीज चाहे समझे। उसको भी देना। हाँ सैया, अब्बा हुजूर का खत आया है रंगून से। और किस लिखते हैं, अमजद बेटे, मेरी सेहत अब पहले से अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। हम मुझे उम्मीद है तुम भी बखैर होगे। सुरैया बेटी के आराम का पूरा ख्याल रखो। रखता हूँ ना। अब मैं पढ़ूँ। इलाज का कोर्स मुकम्मल होते ही मैं रंगून से चल रही हूँ। अच्छा। और लाहौर आकर जहांगीर बाबा की वसीयत के मुताबिक किसी शरीफ सलामत ये आती का खाता पढ़िए। सुरैया बेटी की शादी कर दूंगा। अब्बा हुजूर को क्या पता कि सैया तो 2 बच्चों की माँ बन चुकी है, एक ये और एक ये। लिखते हैं, अमजद बेटे, मैंने तुम्हारे लिए भी एक लड़की। भाई तुम ही पढ़ो। लिखते हैं, अमजद बेटे, मैंने तुम्हारे लिए भी एक लड़की देखी। डॉक्टर रंगून वाला की बेटी जिम्मी सूरत और सीरत में नाकामी है और यहाँ मेरी देखभाल भी वही करती है। अब क्यों ना करेगी? मैं बहुत जल्द डॉक्टर से रिश्ते की बात करूंगा। तो आप ये अंगारे मेरे दामन पर उछालने के लिए लाए हैं। आप एक औरत की मजबूरियों का मजाक उड़ाना चाहते हैं। मैं आपसे बार बार कहती रही कि बड़ी सरकार को अपनी शादी से आगाह कर दे, मगर आप नित नए बहाने बनाकर टालते रहे। अगर उन्होंने आकर मुझे घर से निकाल दिया तो? मैंने तुमसे मजाक नहीं, ब्याह किया है सुरैया। तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चों की माँ हो, और जब औरत माँ बन जाती है तो सारी कायनात उसके कदमों में झुक जाती है। अब्बा हुजूर को तुम्हें बहुत मानना ही पड़ेगा। मगर अब तो एक लम्हे की ताखीर भी खतरनाक साबित होगी। आप आज ही खत क्यों नहीं लिख देते? तुम तो जानती हो अब्बा हुजूर दिल के मरीज हैं और देश में उन्हें इस किस्म की बातें लिखना कुछ ठीक नहीं। आपको तो सिर्फ बातें बनानी आती है। तुम्हें तो बनाने वाले ने अपने हाथ से बनाया है ना। चलो गुस्सा छोड़ दो, मुस्कुराओ। तुम परेशान हो जाती हो तो मैं भी। मिस्टर भंगी जी साहब,
तुम्हारे पास कोई सिगरेट है? नहीं साहब। ये क्या सफाई कर रहे हो? चलो, सफाई करने नहीं आती तुम्हें, चलो आ जाओ यहाँ से। चलो, बड़ा आया सफाई करने वाला। मैं खुद सफाई करूंगा, बल्कि दुनिया की सफाई कर डालूंगा आज। सफाई करने देखता हूं डॉक्टर रंगून वाला। माय गॉड! और मिस रोजी कैसे आना हुआ? तरक्की मुबारक। कैसी तरक्की? क्यों तरक्की? क्या तरक्की? तरक्की नहीं तो और क्या, सेक्रेटरी से बंगी बन गया। तो ये भी ठीक है। मैं बंगी बन गया? नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगा, बल्कि डॉक्टर बन गया। हे मरीज लोग की दिखाई, हे मरीज, अब मैंने तुमको कई बार कहा है कि शोर मत करो, लाइन में खड़े रहो और एक एक करके आओ। कमान, कमान, कमान। हेलो, हाँ डॉक्टर रंगूनवाला स्पीकिंग। हाँ क्या हुआ? बच्चे को 300 टट्टी आ गया। बच्चा बिल्कुल बेकार हो चुका है, उसको उठाकर बाहर फेंक दो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ओ मिस्टर सेक्रेटरी, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस बाल्टी को उठाओ, यहां रखो। डॉक्टर, मैं सेक्रेटरी हूं, भंगी नहीं। बहरहाल मैं बाल्टी उठा लेता हूं। ओ जलील आदमी, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे जवाब देते हो? मैंने तुम्हें बच्चे की तरह पाला, तुम्हें शर्म नहीं आती? डॉक्टर, शर्म कैसी? शर्म तो मेरे खानदान में नहीं है, तो मुझे कैसे आएगी? यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा। तुम कैसे नहीं जाओगे? मैं तुम्हारी हड्डी पसली कर दूंगा। कैसे कर दोगे? मैं इस हॉस्पिटल में आखाने की पत्ती का मालिक हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी सेक्रेटरी का बच्चा दिन भर क्या कर रहा है? ये क्या? ओह, छी 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 छी। आज भंगी ने सफाई नहीं की। सेक्रेटरी ने भी दफ्तर को कबाड़ खाना बना रखा है, न जाने क्या। गंदे पानी की बाल्टी कहां से आ गई? सारे कपड़े खराब कर दिए। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, नॉनसेंस। सारे कपड़े सत्यानाश कर दिए। हाय हाय, नहाने पड़ेगा। बच्चे ने तो मुझे परेशान कर रखा है, जो काम करता है उल्टा। आज मैं उसकी वो खबर लूंगा कि वो भी क्या याद करेगा। ठंडा पानी सेक्रेटरी के बच्चे ने पानी गर्म नहीं करवाया। लगा कहाँ है? कुछ लगी नहीं ना। ये क्या बात क्या है? अच्छा ब्रश है, ठीक है। हाँ सुरैया, बच्चे तैयार हो गए? मैंने कहा पप्पू और गुड्डू को जल्दी तैयार कर दो, जल्द रवाना होंगे तो कहीं शाम तक मरी पहुंच सकेंगे।
बोलती क्यों नहीं? सुनो, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? मरी यहाँ से 200-250 मील दूर है। बच्चे वहाँ चले गए तो आपका दिल लगेगा ना, मुझे करार आएगा। लाहौर में भी तो इतने अच्छे स्कूल हैं, बच्चे यहीं पढ़ते रहे तो क्या हर्ज है? तुम नहीं समझती सुरैया, मरी स्कूल में तो दाखिला बड़ी मुश्किल से मिलता है। और फिर हेडमिस्ट्रेस ने लिखा है बच्चे अगर 10 तारीख तक न पहुंच सके तो दाखिले के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। वो तो सब ठीक है, मगर मैं दिल को किस तरह समझाऊं? पप्पू और गुड्डो एक पल के लिए भी मेरी नजरों से ओझल हो जाए तो मेरी दुनिया अंधेर हो जाती है। तुम समझती हो मुझे पप्पू और गुड्डू से प्यार नहीं? माँ की ममता तो आंसू बहाकर दिल का बोझ हल्का कर लेती है, मगर बाप की शफकत औलाद के लिए दुनिया के हर दरवाजे पर ठोकर खाती है। आप मर्द हैं, मर्दों के हौसले बड़े होते हैं, लेकिन अपने जिगर के टुकड़ों को सीने से जुदा नहीं कर सकती। जो मोहब्बत बच्चों को इल्म की रोशनी से महरूम कर दे वो मोहब्बत नहीं, दुश्मनी है। और कोई माँ अपनी औलाद की दुश्मन नहीं होती। अब बड़ी दूरी कितनी है? हर महीने बच्चों से मिलने जाया करेंगे। हाँ ठीक है। गुड्डो, पप्पू, भाई जल्दी आओ ना, चले। तैयार हो गए बेटे? शाबाश, लो अपनी अम्मी को प्यार कर लो, फिर चलेंगे। पप्पू मेरे लाल, अम्मी आप रो क्यों रही है? मैं तो नहीं रो रही पप्पू, मैं तो नहीं रो रही। अम्मी आप रोए नहीं, हम स्कूल में दिल लगाकर पढ़ेंगे। गुड्डो बेटी, पप्पू को उदास न होने देना। अम्मी आप फिक्र न करें, मैं पप्पू का ख्याल रखूंगी। चंद रोज बाद मैं तुम्हारे अब्बू के से मिलने आऊंगी। लो बेटे अब देर हो रही है, चलो मम्मी को टाटा करो। मम्मी टाटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ चलो चलो, शाबाश शाबाश। 8 साल रंगून में गुजार दिए, अब मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ। मुझे खुशी है, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आप सेहतयाब हो गए, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन वतन वापस जाने से पहले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अगर मेरी जिंदगी के सांस भी आपके किसी काम आ सकें तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। डॉक्टर, तुम जानते हो अमजद मेरा इकलौता बेटा है। मैं चाहता हूँ तुम उसे अपनी फर्जंदी में कबूल कर लो और जमीला बेटी को मुझे सौंप दो। जिम्मी जैसे मेरी बेटी है वैसे आपकी, अगर वो आपकी बहू बन जाए तो मैं ये समझूंगा उसे दुनिया में जन्नत मिल गई। डॉक्टर, जमीला बेटी मेरे घर की रोशनी बनकर रहेगी, मगर उसके साथ तुम्हें भी लाहौर जाना पड़ेगा। शादी की रस्म अदा करके तुम वापस रंगून आ जाना। मुझे कब एतराज है, इसी बहाने मैं अपने वतन की सैर कराऊंगा। तो फिर आज ही अमजद को तार दे दो। जब उसे मालूम होगा कि मेरे साथ उसकी होने वाली दुल्हन भी आ रही है तो वो कितना खुश होगा। सेक्रेटरी, ये सर, मिस्टर अमजद को तार दे दो और पाकिस्तान जाने की तैयारी करो। ये भी ठीक है, मैं अभी भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ। बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, लेकिन गुड्डू और पप्पू हमारी जिंदगी के सांस हैं। मैं अपने घर की रौनक, अपनी जिंदगी के सांस आपके पास ले आया हूँ। आप परेशान न हो मिस्टर अमजद, हमारे यहाँ बच्चों की देखभाल घर की तरह होती है। हम उन्हें औलाद की तरह अजीज रखते हैं। यहाँ पहुँच जाने के बाद आपकी जिम्मेदारियाँ खत्म हो जाती हैं और हमारा फर्ज शुरू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मुझे सिर्फ उम्मीद थी, अब यकीन हो गया है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। जी आपने मुझे याद रखवाया। मिस नजमी, आज से ये बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, इनकी देखभाल मैं तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। जी अच्छा। अब्बू आप अम्मी को लेकर कब आएंगे? बेटे तुम दिल लगा के पढ़ो, मैं और तुम्हारी अम्मी मिलने आते रहेंगे। अब्बू आप हमारे खिलौने भी लाएंगे ना? बहुत सारे खिलौने लाऊंगा। लो जाओ, शाबाश। चलो चलो चलो, चलो जाओ। छोड़ा? एक दिन देर से पहुंचता तो दाखिला मिलना मुश्किल था। गुड्डू और पप्पू के बगैर ये घर ही नहीं, मेरी जिंदगी भी सुनी सुनी लगती है। ओफो सुरैया, बच्चों से इतना प्यार भी ठीक नहीं। बैठो। तुम चाहती हो हमारे बच्चे जाहिल रह जाए? मैं तो उन्हें आसमान के सितारे बनाना चाहता हूँ। साहब आपका तार।
रंगून से। अब्बा जान आज शाम के तैयारे से लाहौर आ रहे हैं। खुदा का शुक्र है वो सेहतयाब हो गए। मगर वो अपने साथ एक मुसीबत भी ला रहे हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? वही डॉक्टर रंगून वाला और उनकी बेटी जिम्मी। अब्बा हुजूर के साथ आ रहे हैं, धूमधाम से मेरी शादी करेंगे। आपकी शादी? तुम क्यों परेशान हो गई? मेरी दुनिया लुटने वाली है और आप परेशानी का सबब पूछते हैं। मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? आप 8 साल तक बड़े सरकार को अपनी शादी से आगाह न कर सके तो आप क्या करेंगे? मैं समझ गई, आपने बिजली का सिर्फ दो मचाया है। मगर सुरैया तुम... दरअसल घर की नौकरानी से आपका दिल भर चुका और अब आप उस लड़की के मुंतजिर हैं जो बड़ी सरकार ने आपके लिए मुंतखब की है। मगर याद रखिए, कयामत के रोज मेरा हाथ आपके गिरेबान पर होगा। कानून का गिरेबान तो हर वक्त बीवी के हाथ में होता है सुरैया, मुझे समझने की कोशिश करो। शादी को खेल तमाशा तो नहीं, ये फैसला जिंदगी में सिर्फ एक दफा किया जाता है, वो मैं कर चुका हूँ। मगर आप उस मुसीबत को कैसे टाल सकते हैं? 2-4 रोज में सारी हकीकत अब्बा हुजूर पर वादा कर दूंगा। कहीं आपकी खामोशी मेरी तबाही का सामान न बन जाए। घबराओ नहीं, ठीक कर दूंगा। और हाँ, 2-4 रोज के लिए हमें एक दूसरे से अलग रहना होगा। बात करने में देर न लगाइएगा। मैं खुद भी तो तुम्हारे बगैर बेचैन रहूंगा सुरैया। बड़ी सरकार। जीती रहो। डॉक्टर, ये हमारे पुराने मुलाजिम जहांगीर बाबा की बेटी है। इस घर की देखभाल इसी का काम है। ठीक है, घर की देखभाल तो नौकरों ही को करना चाहिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बड़े सरकार? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुरैया बेटी। अमजद बेटे जी, जमीला लाहौर ही में पैदा हुई थी, लेकिन इसने लाहौर नहीं देखा। इसकी सैर व तफरीह का फर्ज मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। इंशाअल्लाह आपके हर हुक्म की तामील होगी अब्बा जान। सुरैया बेटी, मेहमानों के लिए चाय इनके कमरों ही में जाएगी। मैंने सब इंतजाम कर रखा है बड़े सरकार, मेहमानों पर वाले कमरों में ठहरेंगे। जमीला बेटी, डॉक्टर आए, हम लोगों को आराम करना चाहिए। ओके। अमजद और जमीला दोनों मेरे कलेजे की ठंडक है। मिस फलीटा। हेलो डैडी। हेलो अंकल। बड़ी लंबी उम्र है तुम दोनों की। अभी अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। दरअसल जिक्र कम था, फिक्र ज्यादा थी। जमीला बेटी, तुम्हारे पापा को रंगून जाने की बहुत फिक्र है और मैं चाहता हूँ कि शादी की रस्म जल्द अदा हो जानी चाहिए। जी। अब्बाजान, शादी की इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब है शादी हो जाएगी। मैं दरअसल वो जल्दी... जी अमजद बेटे, जब तुम 2 बच्चों के बाप बन जाओगे उस वक्त पूछूंगा कि औलाद की मोहब्बत क्या होती। जी जी नहीं, जी जी जी। मेरा ख्याल है तुम अपने दोस्तों को परसों के लिए दावती कार्ड भेज दो। जी जी, बहुत अच्छा। सुरैया, तुम? जी। तुम्हें किसी ने देख लिया तो? क्या होगा? वो बिजलियां जो मुझ पर कल टूटने वाली हैं, आज ही टूट पड़ेंगी। वो तूफान जो कल आने वाला है, आज ही आ जाएगा। सुरैया, मगर... बड़े सरकार को आए 6 रोज हो चुके हैं। अगर आप चाहते तो क्या उनसे बात नहीं कर सकते थे? बस 1 रोज की मोहलत और दे दो, कल मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। 8 साल से यही सुनती आ रही हूँ, मगर ये कल कभी नहीं आएगी। घबराओ नहीं, मैं सब ठीक कर लूंगा। मैं बड़े सरकार और डॉक्टर की गुफ्तगू सुन चुकी हूँ। 1-2 रोज में आपकी शादी होने वाली है। हुजूर दूल्हा बनेंगे। इस कमरे में फिर एक दुल्हन आएगी और पुरानी दुल्हन जिसे आप बासी हार की तरह गले से उतार चुके हैं, अपने बर्बाद आंसुओं को झोली में समेट कर रुखसत हो जाएगी। क्या कह रही हो सुरैया? यकीन करो, ऐसा कभी नहीं होगा।
मैंने कई बार बहादुर से बात करने की कोशिश की मगर आप उन्हें ये ना बता सके आपने घर की नौकरानी को अपनी तफरी का सामान बनाया है, झूठी खुशियां देकर उसकी सारी जिंदगी की राहतें छीन ली है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था छोटी सरकार? छोटी सरकार, मेरे दामन पर अंगारे ना देखो सुरैया, मुझे अमजद कहकर पुकारो सुरैया, मुझे अमजद कहकर पुकारो। आपने वो रुतबा मुझसे छीन लिया। नहीं सुरैया, वो रुतबा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम मेरे दिल की राहत हो, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे होते हुए मैं दूसरी शादी तो सफर भी नहीं कर सकता। मेरी दूसरी शादी तो खबर से हो। सरताज, अब बड़े सरकार से बात करने की भी जरूरत नहीं। ये निकाहनामा दिखा दीजिए, वो सब कुछ समझ जाएंगे। अरे हाँ, ये तो तुमने बहुत उम्दा तरकीब सोची सुरैया। मैं ये निकाहनामा डॉक्टर साहब को दे दूंगा, बात खुद बहुत अब्बास तक पहुंच जाएगी, है ना? जाने कौन आया है? सुरैया, तुम इस खिड़की की ओट में हो जाओ, ये बला टल जाएगी तो तुम्हें बुला लूंगा। चलो चलो उठो ना। ओहो, आप तो बहुत डरपोक हैं। अरे जल्दी करो, चलो भागो, चलो चलो चलो। हेलो अंकित, आप इतनी रात गए? दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी, क्या कर रही थी? मैं बस सोने की कोशिश कर रहा था, तभी कुछ खराब। ओह माय गॉड, तो ये खिड़की क्यों बंद कर रखी है? ताजा हवा कमरे में नहीं आएगी तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। खिड़की? सुनिए तो, मुझे मिला वो बात यह है, खिड़की मैंने हवा को रोकने के लिए बंद की है। मेरे सर में सख्त दर्द है। लाइए मैं आपका सर दबा दूं। जी, सर का दर्द है मिस जमीला, दिल का नहीं। उम्मीद खुद बहुत इलाज कर देगी। आप भी जाकर आराम कीजिए। जवान लड़कियों को रात को देर तक जागना अच्छा नहीं होता। हाय, मैं सोना तो चाहती हूँ लेकिन नींद नहीं आती। क्यों? आप नींदों के चोर बनकर मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुकी हैं। आंख बंद कर लूं तो आपको तस्वीर सोने नहीं देता, सो जाऊं तो आप ख्वाब बनकर आ जाती हैं। मिस जमीला, हर वक्त ख्वाब देखना एक नफसियाती बीमारी है। अपने डॉक्टर अब्बा से इलाज कराइए। मेरे दर्द का इलाज तो सिर्फ आप हैं। चलिए चांदनी में सैर करें। दरअसल मैं सोना चाहता हूँ, सुबह जल्दी उठना है ना, आपको लेकर झील पर तो जाना है। फिर तो आप आराम करें, मैं सुबह 9 बजे ठीक बिल्कुल तैयार हो जाऊँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आज आपको बाहर जाने की इतनी जल्दी और घबराहट क्यों है? अब्बा हुजूर सुबह सुबह डॉक्टर को लेके कहीं बाहर चले गए। तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? वो दोपहर का खाना घर ही आकर खाएंगे। तुम नहीं समझती सुरैया, आज जमीला के साथ 9 बजे झील पर जाने का प्रोग्राम है। मैं उसके आने से पहले ही निकल जाना चाहता हूँ। मगर मैं आपको नाश्ता किए बगैर हरगिज नहीं जाने दूंगी। तो नाश्ता करने बैठ गए तो जमीला से जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। छोड़ें। अच्छा तुम ऐसा करो, एक कप चाय ले आओ। चलो 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 चलो। हेलो अमजद, देखिए मैं ठीक 9 बजे आपके पास पहुंच गई। मैं जमीला, आइंदा मैं अपनी घड़ी का वक्त आपको देखकर मिलाया करूंगा। 1-2 रोज सब्र कीजिए, फिर मैं खुद ही वक्त बनकर आपके पास पहुंच जाऊंगी। अब चलिए। जरा ठहरिए सुरैया, चाय लेने गई। चाय किसी होटल में पी लेंगे। मिस जमीला, मुझे घर की बनी हुई चाय पसंद है। घर की या नौकरानी के हाथ की बनी? मिस जमीला, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। मैं सुरैया को खुद ही बुला लेती हूँ। माफ कर दीजिए, जमीला, देखिए आपने इस नौकरानी की बदतमीजी मेरी नई साड़ी का सत्यानाश कर दिया। आपकी साड़ी एक इंसान की इज्जत से ज्यादा कीमती तो नहीं। अमजद, क्या कह रहे हैं आप? गलती आपकी थी। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि औरत पर हाथ उठाना हमारे घर का दस्तूर नहीं। आप एक मामूली नौकरानी के लिए मेरी तौहीन कर रहे हैं। आप इसे नौकरानी समझती होंगी। तो यह हमारे घर की इज्जत है। हम मेहमानों को अपनी इज्जत पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं देते। और कोई मेजबान नौकरों के सामने अपने मेहमानों को जलील भी नहीं करता। तो क्या मैं इसे घर से निकाल दूं? घर से नहीं तो कमरे से दूर निकाल दीजिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है। ये नहीं जाएगी। आप जाना चाहें तो जा सकती। बहुत अच्छा, मैं अंकल खान बहादुर से कहकर शाम से पहले घर से निकलवा दूंगी। मिस
मिस जमीला में ये भी कह दीजिएगा, अगर सुरैया को इस घर से निकाला गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। ये आपने क्या कर दिया सरताज? बारूद को चिंगारी दिखा दी। अच्छा है ये बारूद आज ही फट जाए, उस इमारत के परखचे उठ जाए जहां हमारी बर्बादी के मशवरे हो रहे हैं। मगर जमीला की बेइज्जती करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। बड़े सरकारों से बेटी की तरह मोहब्बत करते हैं और आपकी शरीफ जिंदगी बनाना चाहते हैं। मत भूलो सुरैया कि मैं सिर्फ अब्बा हजूर से डरता हूँ, किसी दूसरे को अपनी इज्जत पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। उसे क्या मालूम कि मैं आपकी इज्जत हूँ। जिस बात को मैंने 8 साल तक छुपाए रखा आज सबको मालूम हो जाएगी। अगर अब्बा हजूर ने तुम्हें बहू मानने से इनकार कर दिया तो मैं ये घर आज ही छोड़ दूंगा। 8 साल की खामोशी का ये मतलब नहीं कि आप बड़े सरकार को नाराज कर लें। उन्हें आराम से समझाइएगा, कहीं वो गुस्से में आकर कोई गलत फैसला न कर दे। मैं उनका हर फैसला सुनने के लिए तैयार हूँ। वो चाहे तो मुझे घर से निकाल दें। मेरे बच्चे मरी स्कूल की बजाय कारपोरेशन के स्कूल में पढ़ सकते हैं। हम इस कोठी की बजाय किराए के मकान में रह लेंगे। आप बड़े सरकार को गलत न समझें। जब उन्हें मालूम होगा आप 2 बच्चों के बाप भी बन चुके हैं तो खून की कशिश उनकी शक्कत को बेदार कर देगी। घबराओ नहीं सुरैया, आज मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा। मैं तुम्हें नई चूड़ियां पहनाऊंगा, दुल्हन बनाकर अब्बा हजूर के सामने ले जाऊंगा। हाँ अमजद, मैं आपके लिए चाय लाऊं? आप चाय पीने को तबीयत नहीं चाह रही। बहरहाल मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। जल्दी आइएगा, मैं परेशान रहूंगी। अगली आज तो तुम्हारी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जाओ जल्दी आइएगा। बोलते ही नहीं, क्या सोच रहे हैं आप? मिस जिम्मी, तुम एक परछाई के पीछे भाग रही हो। आपको क्या हो गया है? कल परसों हमारी शादी होने वाली है और आज आपने मुझे घर की नौकरानी के सामने जलील कर दिया। आपको मेरी इज्जत का कोई एहसास नहीं? यही तो समझाना चाहता। सुरैया नौकरानी नहीं, घर की मालिकन है। क्या तुम घर की मालिकन का मतलब नहीं समझती? सुरैया मेरी बीवी और बड़े सरकार की बहू है। मिस्टर अमजद, मैं ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मजाक नहीं, हकीकत है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये रहा सबूत। निकाहनामा? तो क्या बड़े सरकार ने मुझे धोखा दिया? ये शादी उनके रंगून जाने के बाद की गई थी। उनकी बीमारी ने मेरे होठों पर खामोशी के ताले डाल दिए। मैं उन्हें शादी की तरह न दे सका, लेकिन आज मेरे सबूत की तमाम मोहरें टूट जाएंगी। आज मैं उन्हें बता दूंगा, सुरैया उनके घर की इज्जत है। तो फिर ये शादी नहीं, सिर्फ एक ढोंग था। इस सबूत की कोई हैसियत नहीं। तुम समझती हो निकाहनामा फाड़ के हकीकत से इनकार कर दोगी। सुरैया के माथे का झूमर नोच कर अपने सर पर सजा लो, मगर कागज के टुकड़े हमारी तकदीर नहीं बदल सकते। तुम्हारी तलाक के लिए ये भी बता देना चाहता हूं, हमारी शादी का सबसे बड़ा सबूत हमारे 2 बच्चे। अमजद, अमजद, शादी कर चुके थे, मुझे यहाँ बुलाने और जलील करने की क्या जरूरत थी? तुम खुद आई हो, मैंने किसी को नहीं बुलाया। आज मैं अंकल से 2 टोक फैसला करूंगी और आज मैं भी उन्हें बता दूंगा कि सुरैया मेरी बीवी है। गाड़ी आहिस्ता चलाइए। सुरैया, आज तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज मैं अब्बा जान को बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चों की माँ। आप एक्सीडेंट करके मुझे मार देना चाहते हैं। अब्बा जान का हर हुक्म सुनने को तैयार हूं। मैं ये घर ही छोड़ दूंगा। आप बड़े सरकार को गलत ना समझे, वो अपने बेटों की खबर सुनकर बेहद खुश होंगे। हाँ ठीक है, मैं ये निकाहनामा डॉक्टर साहब को दे दूंगा। बात खुद बहुत अब्बा हजूर तक पहुंच जाएगी। शादी इंसान सिर्फ एक बार करता है, शादी के बच्चों को खेलते नहीं। मेरे बच्चे कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़ लेंगे, हम किसी झोंपड़ी में रह लेंगे, लेकिन मैं किसी से उनको नहीं मानूंगा। घबराओ नहीं सुरैया,
आज तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूछो आज क्या नहीं हुआ। जब गोद खिलाए हुए बेटे जवान होकर दागे मुफारकत दे जाए तो जमीन फट क्यों नहीं जाती। क्या कह रहे हैं बड़े सरकार? सुरैया बेटी, बेरहम तकदीर ने मेरी सारी पूंजी लूट ली। मुजद्दर जमीला कार के एक्सीडेंट से फौत हो गए। मेरा जवान बेटा हमेशा के लिए मुझसे रूठ गया। अब वो इस घर में कभी नहीं आएगा। उसने अपना मकान बदल लिया है। सुरैया बेटी, होश करो। इसे क्या हो गया है डॉक्टर? अचानक सदमे ने इसके होश गुम कर दिए हैं। अगर ये न बोल सकी तो मर जाएगी। इसे बचा लो डॉक्टर, इसे बचा लो डॉक्टर। ये लड़की मेरे पास अमानत है। इस घर में तीसरी मौत नहीं होनी चाहिए। सुरैया, सुरैया, बोलो सुरैया, बोलो। अरे फजूल, जल्दी छपा जाओ। सुरैया, बोलो, बोलो सुरैया, सुरैया, बोलो, सुरैया, सुरैया, बोलो सुरैया, सुरैया। मेरे जवान बेटे की मौत पर बेगाने रो रहे हैं। तुम तो फिर अपनी हो, इस घर में रहती हो, तुम्हें उसके मरने का गम होना ही चाहिए। बड़े सरकार, मैं तो मेरी तरह ये लड़की भी उसका बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वो घर के नौकरों को अपनी इज्जत समझता था। तुम मुझे किसके सहारे पर छोड़ गए हो? तुम तो मुझे दाऊद की तरफ जाया करते थे, मगर आज मेरे कलेजे में छुरियां जल गई और कोई मेरे आंसू पकड़ने नहीं आया। यहाँ मेरी मजबूरियों को कौन समझता है? मैं तो तुम्हारे जनाजे से लिपट कर रहा भी ना सकी। मेरी चीखें गले में घुट कर रहेंगे। मैं लोगों को क्या बताती तुम मेरे कौन थे? अब दुनिया की नजरों से छुप छुप कर रोती हूँ, मार लूटती और दीवारों से बातें करती हूँ। सरताज, जरा मौत के अंधेरों से निकल कर आओ और देखो, तुम जिस सुरैया के नाज उठाया करते थे आज वो घायल पंछी की तरह तड़प रही है। अब बताओ, मैं गुड्डू और पप्पू को क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारे अब्बू कहाँ गए? आज वो यतीम हो गए हैं अमजद। तुम उन्हें छोड़ के मिट्टी में जा सोए, उनके बगैर तुम्हें कब्र में कैसे नींद आएगी अमजद? कैसे नींद आएगी अमजद? ये कपड़े तो मैंने आज ही इस्त्री किए थे, तुम उन्हें पहन भी ना सके अमजद। देखो अमजद, मैंने तुम्हारे बूट भी पॉलिश कर रखे हैं। तुम हमेशा मुझे बूट पॉलिश करने से मना करते थे ना, लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि मैं तुम्हारे कदमों की धूल भी आंखों से लगाती हूँ। मगर तुम तो वादा करके गए थे, आज मेरी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। काश मैंने तुम्हें रोक लिया होता। तुम मुझे अकेली क्यों छोड़ गए? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा न रहूंगी। मैं तुम्हें मौत के अंधेरों में ढूंढूंगी। मैं आ रही हूँ अमजद, मैं आ रही हूँ अमजद, आ रही हूँ। ठहरो,
मैं जानती हूँ तुम मरने जा रही हो, लेकिन तुमने उन मासूम बच्चों के मुतालिक क्या सोचा है जो अमजद की मौत के बाद यतीम हो गए? तुम्हारे अलावा कौन जानता है कि वो अमजद की औलाद है? क्या तुम उन्हें अपनी ममता से भी महरूम कर देना चाहती हो? नहीं नहीं, अगर तुम मर गई तो वो मासूम दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। तुम्हें अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जिंदा रहना होगा। मैं भी जाके बड़ी सरकार को बता देती हूँ, मैं उनकी बहू और उनके पोतों की माँ हूँ। खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते। वो अमजद के बच्चों को सीने से लगा लेंगे। अमजद जीते जी तो बड़े सरकार को अपनी शादी से आगाह कर न सका, अब वो तुम्हारी बात पर किस तरह यकीन कर लेंगे? वो यही समझेंगे तुम जायदाद पर कब्जा करने के लिए उनकी बहू बन बैठी हो। मैं अपने बच्चों की खातिर उनके दामन से लिपट कर फरियाद करूंगी। वो इतने सख्त नहीं हो सकते, मुझे अपने घर से निकाल दे। तुम्हारे आंसू दुनिया का निजाम नहीं बदल सकते। अगर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती हो तो अपने होठों पर खामोशी के ताले डाल दो और वक्त का इंतजार करो। बाप मर जाने के बाद औलाद के लिए दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। सिर्फ तुम्हारी ममता उन यतीमों को सहारा दे सकती है जिनकी खुशियां मौत ने निगल ली। आपको पता है मैं घर जाऊंगा। अभी तो छुट्टियों में 1 महीना बाकी है। और अब्बू क्यों नहीं आए? तुम्हारे अब्बू जरूर आएंगे। हाँ, बहुत से खिलौने भी लाएंगे। हाँ गुड्डो ठीक है, आओ मेरे साथ। शाबाश। अमजद का लड़कपन इसी मकान में खेला, उसकी जवानी इसी मकान में परवान चढ़ी। मैंने उसे बाप बनकर नहीं, माँ बनकर पाला, और वो यही मेरे दिल पर मौत का जख्म लगाकर रुखसत हो गया। जब तसव्वुर की आंख से उसे चलते फिरते हुए देखता हूँ तो मेरी नब्जें डूबने लगती है। डॉक्टर, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। जिम्मी की मौत के बाद मेरा दिल भी दुनिया से उचाट हो गया है। अब हमारे लिए इस दुनिया में रखा ही क्या है? मुझे तो इस घर के दरो दीवार काटने को दौड़ते हैं। कुछ यादें मकानों से भी वाबस्ता होती हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ये मकान हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ कि ये घर, ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दूं, हमेशा के लिए कहीं दूर, अमजद की दुनिया से दूर चला जाऊं। ढाके में कुछ जायदाद है, सोचता हूँ वहीं चला जाऊं। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। मैं भी रंगून में अपना सारा कारोबार खत्म करके आपके साथ मशरकी पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर, मेरे कंधों पर अभी एक बहुत बड़े फर्ज का बोझ बाकी है। जब तक उसे अदा न कर लूं, ढाके नहीं जा सकता। कौन सा फर्ज बाकी है? सुरैया कहने को तो मुंशी जहांगीर की बेटी है, लेकिन मैंने जहांगीर को हमेशा अपना भाई और सुरैया को बेटी समझा। जब तक उसके हाथ पीले न कर लूं, ये घर नहीं छोड़ सकता। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे एक मरहूम दोस्त का लड़का असलम खाते पीते घराने का नौजवान बैरिस्टर है और वो मुझे अपना चचा समझता है। अगर असलम के साथ रिश्ता हो जाए तो सुरैया की किस्मत जाग उठेगी। मेरा ख्याल है वो इनकार नहीं करेगा। आदाबर से बड़ी सरकार। जीती रहो। आपने मुझे याद फरमाया। सुरैया बेटी, तुम्हें याद है तुम्हारे बाबा ने एक वसीयत की थी? जी। आज मैंने वो वसीयत पूरी कर दी। बड़ी सरकार। तुम्हारे बाबा ने सारी उम्र मेरी खिदमत की और कुछ ना मांगा। तुम 8 साल से इस घर की देखभाल कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारे होठों पर कभी शिकायत नहीं देखी। आज मैंने तुम्हारी तमाम वफादारियों का सिला चुका दिया और तुम्हारा रिश्ता एक ऐसे घिराने में तय किया है जिसका शायद तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये आपने क्या किया बड़े सर? मैं शादी नहीं करना चाहती। शादी से पहले हर शरीफ लड़की यही कहती है, लेकिन बाप का फर्ज बेटी के माथे पर चांद का झूमर देखना चाहता है। झूमर तो खुश नसीब लड़कियां पहनती हैं बड़े सरकार। मेरी किस्मत का सितारा डूब चुका है। ऐसी बदशगुनी की बातें न कर बेटी। वो एक बैरिस्टर है और मैंने अपनी बेटी समझकर तुम्हारी तकदीर उसके हाथ में दे दी है। लेकिन मेरी जन्नत तो इस घर में है बड़े सरकार।
और आप मुझे इस जन्नत से निकाल देना चाहते हैं। औरत की जन्नत शौहर का घर होता है पगली। बाप के घर तो बेटी पराई समझी जाती है। बड़े सरकार, आप ये शादी मंसूख कर दीजिए। मर्दों के कौल बदलते नहीं। मैं असलम से तुम्हारी शादी तय कर चुका हूं। 20 तारीख को बारात आ जाएगी। छुट्टियां हो चुकी हैं, सब लोग अपने अपने बच्चों को ले गए हैं, मगर ये अमजद साहब अजीब आदमी है। जब से बच्चों को छोड़कर गए हैं पलट कर नहीं आए और बच्चे बेचारे घर जाने के लिए रोते हैं। गनी सेठ आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। अदावत। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बच्चों को लेने आया था, सोचा कि आपसे मिलता चलूं। शुक्रिया। आप लाहौर जा रहे हैं ना? जी। अगर आप हमारे स्कूल के 2 बच्चों को साथ लेते जाएं तो एहसान होगा। एहसान कैसा? मुझे ये खिदमत करके खुशी होगी। ये लीजिए कार्ड, बच्चों को इस पते पर पहुंचा दीजिएगा। आप मुतमिन रहें। मिस नजमी, बच्चों को सेठ साहब के सुपुर्द कर दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब आ गई। सुरिया बेटी, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी जबान को ये गुस्ताखी किसने सिखा दी? मैं माफी चाहती हूँ बड़े सरकार, मुझे अपने कदमों से जुदा न कीजिए। मैं इस घर से निकल कर मर जाऊंगी। हर लड़की अपने लिए एक घर चाहती है जिसे वो अपने प्यार की जन्नत बना सके। हो सकता है तुम्हें इस घर में कोई दुख पहुंचा हो, लेकिन नए घर की खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं बेटी। बाज लड़कियां अपने नसीब में खुशियां नहीं, सिर्फ गम लेकर आती है बड़े सरकार। मेरा दिल राख का ढेर बन चुका है। इस बुझी हुई राख में खुशी की कोई चिंगारी नहीं सुलग सकती। दीवानों की सी बातें न करो पगली। आज तुम्हारा बाप जिंदा होता तो तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर कितना खुश होता। मैं तुम्हारा बाप तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बेटी समझकर अपने पास रखा। इसीलिए तो कहती हूँ मुझे यही पड़ा रहने दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। बेटी हमेशा शौहर के घर अच्छी लगती है, यही दुनिया की रीत है। तुम्हें सुहाग के इस जोड़े में देखकर मुद्दत के बाद मेरे दिल में खुशी की एक लहर पैदा हुई है। लेकिन बड़े सरकार, मैं तो अमजद का नाम लेकर मेरे जख्म ताजा न करो। वो बूढ़े बाप को एक न मिटने वाला गम दे गया। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां अपने साथ ले गया।
अगर वो भी तुम्हें इस रूप में देख लेता तो जरूर खुश होता, क्योंकि वो तुम्हारा भला चाहता था ना। नहीं बड़े सरकार, आप नहीं समझते, आप नहीं समझते। सुरैया, क्या तुम ये चाहती हो तुम्हारी बारात मेरे दरवाजे से खाली हाथ लौट जाए, लोग मेरे नामोस पर उंगलियां उठाएं, दुनिया तुम्हारे चाल चलन पर शुमा करे और मैं किसी को मुंह दिखाने का काबिल न रह जाऊं? इज्जत और आबरू के सिवा इस घर में और क्या रह गया है? जवान बेटे का जनाजा उठ चुका, अगर बारात लौट गई तो इज्जत का जनाजा भी निकल जाएगा और तुम्हारे बड़े सरकार जिंदा न रहेंगे। सुरैया बेटे, निकाह का वक्त हो चुका, इनकार न करो, इस घर की इज्जत को अपने आंचल में बांध कर चलो, तुम्हारे कदमों में कोई लफ्जिश नहीं होनी चाहिए। अपनी पगड़ी में चले नहीं छोड़ता। अबू और अम्मी अपने कमरे में आराम करते होंगे, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं जाती हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं चुपके से जाकर अब्बू की आंखें बंद कर लूंगी और पूछूंगी, बताओ अब्बू हम कौन हैं? फिर तो बड़ा मजा आएगा। अबे पहुंचते हैं। बच्चा लोग, कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? यानी कि मैं कौन हूँ? मैं सेक्रेटरी। हमारे अब्बू और अम्मी कौन है? अब्बू अम्मी, ये किस चीज का नाम है? तुम इन बच्चों को जानता है? बिल्कुल नहीं जनाब। नहीं, अभी ये बच्चे हैं। काका, नामुमकिन। चोरी? यस, पॉसिबल। तुम यहाँ चोरी करने आए हो? हाँ, हम कुछ चोर हैं। मैं अभी अपने अब्बू और अम्मी को कहकर तुम्हें निकलवाऊंगी। अब्बू, अम्मी, क्या बात है? ये बच्चे कौन है? पता नहीं सरकार, ये कहाँ से आने लगते हैं? हम मरीज से आए हैं। हमारे अब्बू और अम्मी यहाँ रहते हैं। क्या नाम है तुम्हारे अब्बू का? अब्बू का नाम अब्बू। तुम भूल गए हो बेटा, यहाँ तुम्हारे अब्बू और अम्मी नहीं रहते, ये तो हमारा घर है। अब्बू कहते थे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप इतने बड़े होकर झूठ बोलते हैं। गुस्ताख, बदतमीज, बड़ी सरकार को झूठा कहते हो। अब्बू, अम्मी, ये अम्मी पप्पू को मारते हैं। मालूम होता है माँ बाप के लाड प्यार ने इन बच्चों को गुस्ताख कर दिया है। शायद ये अपना घर भूलकर यहाँ आ गए हैं। अब भूले नहीं, यही हमारा घर है। डॉक्टर, इन बच्चों को यहाँ से भेज दो। ना जाने इन्हें देखकर मुझे अपना बेटा क्यों याद आ गया है। ये भी किसी माँ के कलेजे की ठंडक है, किसी बाप की आंखों का नूर है।
अगर ये बच्चे घर में पहुंचे तो इनके माँ बाप के दिल पर कयामत बीत जाएगी। डॉक्टर, इन्हें घर भेज दो, इन्हें घर भेज दो। हम नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। ये लड़का इस घर को अपना घर कहता है, कल ये खान बहादुर को अपना बाप दादा कह देगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सर, इसलिए तो मैं कहता हूँ इसका नफ्सियाती इलाज करना बहुत जरूरी है। इसी कमरे में बंद कर दूं? नहीं, इनको बाहर निकाल दो, दिमाग खराब कर रखा है। चलो भागो, चलो। छोड़ दिया? मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुम्हारी तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती, आखिर कोई वजह तो होगी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। शादी खुशी का नाम है। हमारी शादी को कई रोज हो गए, लेकिन मैंने तुम्हें किसी दिन मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आप गलत समझे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? तुम कुछ खाती हो ना अपना रोग बताती हो। मुझे मालूम तो होना चाहिए तुम्हें क्या तकलीफ है। कोई तकलीफ हो तो बयान भी करो। यहाँ मुझे हर तरह का आराम है। इस आराम के बावजूद तुम मुझे खुश नजर नहीं आती। मैं चाहता हूँ सुरैया, तुम हंसो, मुस्कुराओ और इस घर में खुशियां बखेर दो। आप परेशान ना हो, चंद दिनों में तबीयत ठीक हो जाएगी। भूख लगी है, थोड़ा सा दूध दे दो। निकाल पैसे। पैसे तो नहीं है। चलो भागो यहाँ से, तंग कर दिया है भीख मांगने वालों ने। अब जी एक शेर दूध मेरे मोती पा रहे हो। बुड्ढा देखो कुत्ता दूध पी रहा है। हाँ पप्पू। तुम्हारी उदासी ने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन डॉक्टर का ख्याल है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जी। एक बात पूछूं सुरैया? पूछिए। क्या तुम अपने दिल का गम मुझे नहीं बताओगी? आपको वहम हो गया है, मुझे कोई गम नहीं। तो फिर आओ मैं तुम्हें घुमा लाऊं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। घूमने फिरने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। इनकार न करो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। बात हुई ना, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गैराज से गाड़ी निकालता हूँ। अप्पू और गुड्डू के बगैर मुझे कैसे चैन आएगा? पापा हमें रोटी दे दो। पैसे हैं तुम्हारे पास? हमारे अब्बू और अम्मी मिल जाएंगे तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। ना जाने आजकल के माँ बाप बच्चे पैदा करके भीख मांगने के लिए क्यों छोड़ देते हैं। यहाँ रोटी मुफ्त नहीं मिलती। चलो भागो यहाँ से। अरे
आ गई? ये भीड़ कैसी है? कुछ नहीं, फकीरों के बच्चे हैं, शायद किसी को चोट आ गई है। चलो। जी आपका खत। स्कूल बंद होने के दूसरे दिन आया था। तो इसे आए हुए 3 महीने हो गए। जी हाँ। देखो, तुम मिस नजमी को मेरे पास भेज दो। बेहतर है। नजमी, ये बेगम सुरैया का खत है। लिखा है उनके शौहर कार के हादसे में इंतकाल कर गए हैं। छुट्टियों में उनके बच्चों को हॉस्टल ही में रखा जाए। लेकिन तुम्हें याद होगा, हमने उनके बच्चों को गनी सेठ के साथ लाहौर भेज दिया था। जी हाँ। कल मैंने तुमसे कहा था मिस्टर अमजद को लिखो, स्कूल दोबारा खुल गए हैं, उनके बच्चे नहीं आए। क्या तुमने वो खत लिख दिया था? जी। बेगम सुरैया को खत लिखकर मालूम करो उनके बच्चे घर पहुंचे भी हैं या नहीं। बहुत बेहतर। बेगम साहबा, आपका खत। बेगम सुरैया, ये पढ़कर बेहद अफसोस हुआ कि आपके शौहर मिस्टर अमजद का इंतकाल हो गया। आपने लिखा था पप्पू और गुब्बो को छुट्टियों में लाहौर भेजने की बजाय हॉस्टल ही में रखा जाए, मगर आपका खत उस वक्त आया जब स्कूल बंद हो चुका था और हम आपके बच्चों को गनी सेठ के हमरा लाहौर भेज चुके थे। फौरन आगाह करें, आपके बच्चे आपके पास पहुंचे हैं या नहीं? पप्पू और गुड्डो मरी से आ चुके हैं। वो लाहौर में अपने अम्मी और अब्बू को ढूंढते होंगे, रोते और तड़पते होंगे। किसने उनके सर पर हाथ रखा होगा? कौन उनकी आंखें पोंछता होगा? बड़े सरकार, आपने मेरे पाँव में जंजीरें डाल दी। अब मैं उन जंजीरों को तोड़ सकती हूँ, ना अपने जिगर के टुकड़ों को सीने से लगा सकती हूँ। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे मालिक तो रहीम और करीम है। मजलूमों की आहें तेरे अर्श को हिला देती हैं। मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा सुहाग लुट गया, और अब दुनिया उन मासूम और यतीम बच्चों को मुझसे छीन लेना चाहती है जो मेरी जिंदगी का आखिरी सरमाया है। इतने कम न दे कि मेरा दिल फट जाए। किससे मिलना चाहते हैं? खान बहादुर साहब से। मैं उनका पुराना मुंशी जहांगीर हूँ। मगर खान बहादुर तो यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते तो फिर कहाँ रहते हैं? वो ये कोठी फरोख्त करके मशरिकी पाकिस्तान चले गए। मशरिकी पाकिस्तान? हाँ, उनके जो खत यहाँ आते हैं हम ढाके भेज देते हैं। ये रहा उनका पता। सुनिए, खान बहादुर साहब के साथ एक लड़की सुरैया भी इसी कोठी में रहती थी। क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। एक मुसीबत काट कर आया था, दूसरी मुसीबत शुरू हो गई है। मैं अपनी बेटी को कहाँ तलाश करूंगा खुदाया? खान बहादुर साहब के यहाँ कैसे पहुंचूंगा? आज लाहौर से जो डाक आई है उसमें अमजद के नाम भी एक खत है। ये देखो, ये मरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस का खत है। लिखती हैं, मिस्टर अमजद, अफसोस है सरमा की छुट्टियों पर आपके बच्चों को लेने के लिए कोई ना आया।
दोनों बच्चे घर पहुंचने के लिए बहुत बेचैन थे, इसलिए सेठ गनी के हमरा लाहौर भेज दिया गया, मगर आपने बच्चों के पहुंचने की कोई इतला नहीं दी। खैर स्कूल दोबारा खुल गया है और आपके बच्चे अभी तक नहीं पहुंचे। अगर वो 1 हफ्ते के अंदर स्कूल में हाजिर न हो सके तो उनके नाम खारिज कर दिए जाएंगे। हैं? अमजद के बच्चे? मगर उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। अगर वो शादी करता तो मुझे जरूर खबर होती। मुमकिन है जिन दिनों रंगून में आप मेरे ज़ेरे इलाज थे अमजद ने शादी कर ली हो। सुरैया इसके बारे में जरूर जानती होगी। डॉक्टर, इस खत ने मेरी जिंदगी के अंधेरों में उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा कर दी है। मेरा ख्याल है आप आज ही लाहौर चले जाएं और सुरैया से हकीकत मालूम करें। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा डॉक्टर। जी सरकार, सड़क पे 2 फकीर बच्चे जा रहे हैं, ताकि भूखे उन्हें खाना खिला दो। बहुत अच्छा। कहीं पप्पू और गुड्डू भी उन बच्चों की तरह भीख ना मांगती हूँ। बच्चों, आ मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें अभी खाना देती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 2 रोटी खाऊंगा। जितना जी चाहे खा लेना। पप्पू ऐसी बातें नहीं किया करते। मुझे भूख भी लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, मगर अम्मी कहा करती थी ना कि दूसरों के घर जाकर चुप रहना। तुम तो कहती थी अम्मी मिल जाएगी। पता नहीं अब्बू और अम्मी कहाँ चले गए। ये लो, मजे से खाओ। ये सब हमारे लिए है? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। बेगम साहिबा, लेडी डॉक्टर आई है। खाना खा लिया? हाँ, पेट भरकर खाया। कुछ और तो नहीं चाहिए? ये खाना हम अपने साथ ले जाएं, रात को खा लेंगे। हाँ हाँ, ले जा। इन दवाओं से क्या होगा डॉक्टर? घबराइए नहीं बेगम सुरैया, आप ठीक हो जाएंगी। बड़े सरकार, आदाब बड़े सरकार। जीती रहो। बगैर इजाजत आने की माफी चाहता हूँ। कैसी बातें करते हैं बड़े सरकार? बैठ जाओ। ये लेडी डॉक्टर क्यों आई थी? जी, यूं ही बड़े सरकार। डॉक्टर किसी घर में यूं ही नहीं आया करते। तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, मगर जो बात मैं पूछने आया हूँ वो तुम्हें साफ साफ बताना होगा। कौन सी बात पूछने आए हैं आप?
ये देखो, मरी स्कूल से अमजद के नाम ये खत आया। पढ़ लिया? इस खत से मालूम होता है कि अमजद के 2 बच्चे भी थे। मेरे बाद कहीं उसने शादी तो नहीं कर ली थी? बोलती क्यों नहीं? जी बड़े सरकार, दरअसल मैं तो। सुरैया, छुपाने की कोशिश ना करो। मैं हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ। जी हाँ, उन्होंने शादी कर ली थी। फिर वो खुशनसीब कौन है जिसे मैं अपनी बहू कह सकता हूँ? वो तो। क्या तुम उसे जानती हो? कौन है वो? तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा सुरैया। वो बदनसीब आपके सामने बैठी है बड़े सरकार। बड़े सरकार, मैं ही आपकी बहू थी। वो डरते थे कहीं आपके माथे की शिकन मेरी तबाही का बाइस न बन जाए, इसलिए अपनी शादी से आगाह न कर सके। लेकिन जिस रोज उन्होंने बताना चाहा, उसी रोज कयामत टूट पड़ी बड़े सरकार, उसी रोज कयामत टूट पड़ी। जो कुछ होना था हो चुका। अमजद बुज़दिल था, मुझे अपनी शादी से आगाह न कर सका। मगर तुम तो बुज़दिल नहीं थी, फिर तुम्हारी जबान पर ताले क्यों पड़ गए? तुम घूंघट निकाल कर मेरे पास क्यों ना आ गई? मैं माफी चाहती हूँ बड़े सरकार। तुमने खामोश रहकर उन यतीमों पर जुल्म किया है जिन्हें मैं अपने घर से निकाल चुका हूँ। वो यकीनन अमजद के बच्चे थे जो तुम्हारी रुखसती के बाद घर आए थे। मुझे क्या मालूम था कि मैं अपने ही जिगर के टुकड़ों को धक्के दे रहा हूँ। अगर तुमने मुझे आगाह कर दिया होता तो इस शादी की क्या जरूरत थी? मेरे पास खुदा का दिया सब कुछ है जो तुम्हारे और बच्चों के लिए काफी था। मैं तो बार बार शादी से इनकार करती रही, बार बार आपको रोकती रही बड़े सरकार, लेकिन मेरी किस्मत में ये भी लिखा था। तुम्हें अपने बच्चों की खबर है? वो कहाँ है? मुझे कोई खबर नहीं बड़े सरकार। अब ये तुम्हारा नहीं मेरा फर्ज है। मैं अपने बच्चों को हर कीमत पर तलाश करूंगा। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे इस पते पर इत्तला दे देना। खुदा हाफिज। पप्पू, ये आदमी भूखा मालूम होता है, आप उसे खाना खिलाए। बाबा, बाबा, बाबा रोटी खाओगे? कौन हो तुम? हमारे अब्बू और अम्मी पता नहीं कहाँ चले गए, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो मेरी तरह तुम भी तकदीर का शिकार हो। किस्मत ने अपनी छोटी सी उम्र में तुम्हें अपने माँ बाप से जुदा कर दिया। मगर तुम लोग रहते कहाँ हो? खाते कहाँ से हो? जहाँ रात आए सो जाते हैं, जो मिल जाए खा लेते हैं। मेरे पास आओ। अच्छे घराने के चश्मो चराग मालूम होते हो। यूं सड़कों पर भटकने और मारे मारे फिरने से तुम्हारे फूल से जिसम मुरझा जाएंगे मेरे बच्चों। आज से तुम मेरे पास रहोगे। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। मैं तुम्हारी अम्मी अब्बू को तलाश करूंगा। कितने अच्छे हो बाबा, लोग तो हमें मारते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है मेरे बच्चों। लोग मजबूरों को सताते रहते हैं, लेकिन तुम फिक्र न करो, आज से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। बाबा रोटी खा लो ना। तुम भी खाओ मेरे बच्चों। हमारा पेट भरा हुआ है। अच्छा, हम सब मिलकर खाएंगे, हैं? मेरे बच्चों। सुरैया, मैं 9 बजे की फ्लाइट से ढाका जा रहा हूँ।
वहां से कुछ मंगवाना हो तो बता दो। आपकी खुशी के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जल्द लौट आइएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुम्हारा ख्याल तो मुझे सफर में भी परेशान करता रहेगा, मगर घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। अपने आप को संभालने की कोशिश करो मेरी खातिर। बहुत कोशिश करती हूँ मैं आपको खुश रख सकूं। जब तक तुम्हारे होंठों पे हंसी नहीं आएगी मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हें अपना सदका उतारना चाहिए। बास बीमारियां सदके से भी टल जाती हैं। मैं तो खुद आपसे इजाजत तलब करने वाली थी। इसमें इजाजत की कौन सी बात है? मैं तुम्हारा हूँ, घर तुम्हारा है, जहाँ चाहो खर्च करो। शुक्रिया। खुदा करे जब मैं वापस आऊं तो तुम्हें हंसते मुस्कुराते हुए देखो। सुना है सफर में दुआ कबूल होती है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर तुम मेरी दुआओं से ठीक हो जाओ तो मैं हर वक्त सजदे में पड़ा रहूं। अब इजाजत है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा, अम्मी और अब्बू कब मिलेंगे? घबराओ नहीं बेटी, मैं जरा चलने फिरने के काबिल हो जाऊं, फिर मैं उन्हें तलाश करूंगा। बाबा, अम्मी नए कपड़े पहनाया करती थी, अब हमें कौन देगा? अल्लाह मालिक है बेटी, जो पेट भरने को देता है वो तन ढांपने को भी देगा। तुम लोग इधर बैठे हो, सामने वाली कोठी में कपड़े बट रहे हैं। हमें कौन देगा कपड़े? जब सबको मिल रहे हैं तुम्हें क्यों नहीं मिलेंगे? पापा, चलो मैं नए कपड़े लूंगा। नहीं बेटे, मैं नहीं चल सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुम गुड्डो का साथ लेकर जाओ, देखो देर न करना। बाबा, हम जल्दी आ जाएंगे। अच्छा बेटे जाओ। न जाने उस मैं 2 कपड़े लूंगा। देखो मेरी निकर भी तो फट गई है ना। हाँ पप्पू, जब हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो अम्मी जरूर मिल जाएगी। अल्लाह खुश रखे। मैं बाबा के लिए भी एक कपड़ा लूंगा। अल्लाह बाता देवे। जब हमारे अब्बू और अम्मी मिल जाएंगे तो हम बाबा को भी अच्छे अच्छे कपड़े लेकर देंगे। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। गुड्डो, अम्मी कहती थी ना, अच्छे बच्चे अच्छे कपड़े पहना करते हैं। अल्लाह मरादा पूरियां करे। अब्बू कहते थे हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो सब प्यार करेंगे। अल्लाह आपके बच्चों को खुश रखे। गुड्डो, हमारे कपड़े फटे हुए हैं ना, इसलिए लोग हमें मारते हैं। बेगम साहबा, आपका टेलीफोन। मैं टेलीफोन सुनकर अभी आती हूँ। देखो कोई बाकी ना रहे, सबको एक एक कपड़ा देना। जी बहुत अच्छा। ओहो, तुम्हारी तो तमाम बुशर्ट भी फटी है, ये लो। नहीं, मैं एक ही लूंगा, मैं 2 लूंगा। वो क्यों? देखो ना, मेरी निकर भी फटी हुई है। नहीं नहीं, सबको एक एक मिलेगा। नहीं, मैं 2 लूंगा। थोड़ा बदतमीज। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। कैसे नहीं छोड़ोगे? पप्पू को मारो नहीं, हम ऐसे कपड़े नहीं लेते। गुलशन, ये क्या बदतमीजी है? बेगम साहबा, ये लड़का 2 कपड़े मांगता है और खामखा झगड़ा करता है। चलो पप्पू, बाबा के पास चले। मेरे बच्चे, तो किस्मत ने तुम्हें फकीर बना दिया है। अम्मी, आप कहाँ चली गई थी? पप्पू आपके लिए बहुत रोता था। अब मैं नहीं रोने दूंगी अपने लाल को। आपने मकान क्यों बदल लिया? अब्बू कहाँ चले गए? तुम्हारे अब्बू, वो तो हमसे रूठ गए हैं। चलो खाना खा ली। अम्मी, हमारा खाना नहीं खाएंगे। क्यों बेटे, खाना क्यों नहीं खाओगे? अम्मी, हम बाबा के बगैर नहीं खाएंगे। बाबा? कौन बाबा? अम्मी, हमारे साथ एक बाबा भी रहते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। खाना पहले हमें खिलाते हैं और खुद बाद में खाते हैं। तो कोई फरिश्ता तुम्हारी देखभाल भी करता रहा है। मैं उस मुस्लिम को यही बुला लेती हूँ जिसने तुम्हारे दुख बांट लिए। गुलशन, ये गुड्डो को ले जाओ, इनके साथ कोई बाबा रहते थे, उन्हें ले आओ। अम्मी, वो तो बीमार है, उनसे तो चला भी नहीं जाता। कोई बात नहीं, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, बाबा को गाड़ी में ले आओ। अभी जल्दी जाऊंगा। अच्छा, जल्दी आना। जाओ।
डॉक्टर को बुलाइए ना। गुलशन, बाबा को माली की कोठरी में ले जाओ और फौरन डॉक्टर को बुलवाओ। बहुत अच्छा बेगम साहब। और देखो उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हें खेलने के लिए कोई मैदान नहीं मिला जो पौधों का सत्यानाश कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। हमारा घर है। तुम्हारा घर है? कौन हो तुम? तुम कहाँ हो? बड़े बदतमीज हो तुम। यहाँ कोई मम्मी नहीं है। चलो भागो यहाँ से। चलो चलो चलो, चलो। बेटी, नहीं बेटी। ये बच्चे किसके? मैं पूछता हूँ, ये बच्चे किसके? सरताज, ये मेरे ही बच्चे हैं। तुम्हारे? ये तुम क्या कह रही हो? 8 साल पहले मेरी शादी खान बहादुर के बेटे अमजद से हुई थी। ये मासूम उसी की निशानी है। अब समझा तुम्हें असल बीमारी क्या थी। तुम्हें अपने बच्चों से बिछड़ने का सदमा था। मरे हुए शौहर की याद सता रही थी, इसीलिए तुम मेरी खुशियों में शरीक ना हो सकी। मैं तुम्हें खान बहादुर की बेटी समझता रहा। मुझे क्या खबर थी कि तुमने इस फकीर के घर में जन्म लिया है। कोई तीर बाकी रह गया है जिसे तुम मेरे सीने में उतारने आई हो? तुमने मेरी मोहब्बत की जन्नत तो फूंक डाली, अब राख उड़ाकर दुनिया को तमाशा दिखाना चाहती हो? क्या तुम इन बच्चों के वजूद से इनकार कर दोगी जिन्हें तुम जहेज में लेकर आई हो? तुमने ये बात जानबूझकर मुझसे छुपाई और आज तक मुझे फरेब देती रही। यकीन कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन मजबूरियों ने तुम्हें इजाजत न दी। मसलहत ने तुम्हारी जबान पर खामोशी के ताले डाल दिए और तुम उस फंदे की गिरा ढीली न कर सकी जिसमें खान बहादुर ने मुझे फांस लिया था। बड़े सरकार बिल्कुल बेकसूर है, उन्हें कुछ न कहिए। वो बेचारे तो ये भी न जानते थे मेरी शादी हो चुकी है। खूब, बहुत खूब। तुम 8 साल अमजद के साथ दादे ऐश देती रही और खान बहादुर सोए रहे। तुम 2 बच्चों की मां बन गई और उनकी आंख न खुल सकी। उनका अखलौता बेटा तुम्हारी जवानी की बहारें लूट कर दुनिया से रुखसत हो गया और वो ये न जान सके तुम्हारी शादी भी हुई थी। झूठ बोलने के लिए भी सलीका होना चाहिए सुरैया बेगम। ये झूठ नहीं, हकीकत है। बड़े सरकार उन दिनों रंगून में थे और हमारी शादी उनसे चोरी छुपे हुई थी। तो इसका ये मतलब हुआ तुम अमजद की बीवी नहीं, सिर्फ उसकी तन्हाइयों का खिलौना थी। जी। बिगड़े हुए अमीरजादे तुम जैसी हसीन नौकरानियों को दाश्ता बनाकर रखते और शादी का ढोंग रचाते हैं, लेकिन कोई शरीफजादी दुनिया से चोरी छिपे शादी नहीं कर सकती। जो जी में आए कहिए, मैं आपको मुतमईन नहीं कर सकती, मगर इतना बता दीजिए कि अब आपने मेरे बारे में क्या फैसला किया है? अपना फैसला तुम्हें खुद करना होगा। मजबूरों के फैसले कौन सुनता है? मेरी किस्मत के खरीदार आप हैं, आप ही मेरा फैसला करेंगे। मैं तुम पर जुल्म नहीं करना चाहता। तकदीर ने, कानून ने, समाज ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दिया है। दुनिया तुम्हारी और मेरी मजबूरियों को नहीं समझ सकती, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम मेरे पास रहना चाहो तो तुम्हें अपने बच्चों से जुदा होना पड़ेगा। मैं तुम्हें रख सकता हूँ, तुम्हारे बच्चों को नहीं। अपने दिल के दरवाजे न बंद कीजिए। मुझसे जुदा होकर ये मासूम कहाँ ठोकरे खाते फिरेंगे? मैं एक शरीफ और इज्जतदार आदमी लोगों को नहीं बता सकता ये बच्चे तुम्हारे जवानी की ठोकर का नतीजा है। मैं तुम्हें रात की मोहलत देता हूँ।
तुम्हें अपने शौहर और बच्चों में से सिर्फ एक का इंतखाब करना होगा। अब तुम जा सकती हो। औरत की जन्नत अपने शौहर के कदमों में होती है बेटी। तुझे अपनी जन्नत नहीं छोड़नी चाहिए। खुद जन्नत में रहकर अपने बच्चों को दोज़ख में किस तरह झोंक दूं बाबा? जिद न कर पगली। अगर तू सुख चाहती है तो अपने शौहर को राजी कर ले। इसी में तेरा भला है, इसी में तेरे बूढ़े बाप की खुशी है। बच्चों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, मगर अभी मेहनत मुशक्कत कर सकता हूँ बेटी। ये किसी फकीर के बच्चे नहीं बाबा, लाखों की जायदाद के वारिस हैं। बड़े सरकार इन पर जान भी निछावर करेंगे। ये तो और भी अच्छा है। बच्चों को दादा के हवाले कर दे, वहाँ ये नाज़ो नेमत में परवरिश पाएंगे। भला तू इन्हें क्या दे सकती है? बेशक बड़े सरकार इनके लिए हर नेमत मुहैया कर सकते हैं, मगर एक चीज जिसे माँ की ममता कहते हैं वो सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ। बच्चों की मोहब्बत में तुझे अपने शौहर का हक नहीं भूल जाना चाहिए बेटी। खुदा भी औरत को शौहर की इताअत का हुक्म देता है। वो मेरे सरताज हैं। अगर खुदा के बाद किसी को सिजदा जायज होता तो मैं अपना सर उनके कदमों में रख देती, मगर वो ऐसी कुर्बानी चाहते हैं जो कोई माँ अदा नहीं कर सकती। उसे क्या खबर थी कि तू 2 बच्चों की माँ है? ये बात तो शादी से पहले ही साफ हो जानी चाहिए थी। हालात ही मेरे दुश्मन बन गए बाबा। तकदीर ने मुझसे जबान छीन ली और मैं कोशिश के बावजूद कुछ न कह सकी। लेकिन जब मुझे जबान मिली तो उनका गुस्सा बिजली बनकर मेरे अरमानों पर टूट पड़ा। वो मुझे आवारा, बदकार और न जाने क्या क्या समझ बैठे। अगर शादी गुनाह है तो बेशक मैं गुनाहगार हूँ। अगर माँ बनना है तो जरूर मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। रो नहीं बेटी, रो नहीं। मैं अपने खून को पहचानता हूँ। तूने कोई गलती नहीं की। बच्चे तो माओ का जेवर होते हैं बाबा। मैं ये जेवर कैसे उतार फेंकूं? मेरे बच्चे मेरी कौम की अमानत है। मैं इन्हें लेकर चली जाऊंगी और अपनी जिंदगी इनकी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अम्मी आप रोती क्यों? अम्मी आप रो नहीं, मैं और पप्पू यहाँ से चले जाएंगे। नहीं मेरे लाल, नहीं। लीजिए ये अपने घर की चाबियां। तो तुमने घर छोड़ देने का फैसला किया है? जिस घर में मेरे बच्चों के लिए जगह नहीं वो मेरी जन्नत नहीं बन सकता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। ये लो। ये क्या है? तुम्हारा हक महर। इसके अलावा तुम इस घर से अपनी पसंद की हर चीज ले जा सकती हो। शुक्रिया। मुझे इस चेक की जरूरत नहीं। मेरी दौलत मेरे साथ है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तक दिल ले जाए। अम्मी हमें अब्बू के पास ले चलिए ना। यहाँ रहते हैं तुम्हारे अब्बू। अम्मी ये तो पत्थर है। तुम्हारे अब्बू इसी पत्थर के नीचे मिट्टी में सो रहे हैं बेटे। अम्मी इस मिट्टी में अब्बू के कपड़े खराब नहीं होंगे? मैं अब्बू को जगाता हूँ। अब्बू अब्बू उठिए, हम आ गए। अब्बू आप मिट्टी में क्यों सो रहे हैं? हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। अम्मी अब्बू बोलते क्यों नहीं? क्या अब्बू आपसे भी नहीं बोलते? तुम्हारे अब्बू हमसे रूठ गए। आप उन्हें मना लेना। बाबा अब्बू को मिला देना। देखे ना अम्मी रो रही है। हमारे अब्बू अम्मी को कभी नहीं रोने देते थे। हाँ पापा अब्बू को कहो, मैं अब्बू को मना दो। मैं उनसे खिलौने कभी नहीं मांगूंगा। तुम्हारे अब्बू हमसे बहुत दूर जा चुके हैं बेटा। वो हमारी बात नहीं सुन सकते। तो मैं कैसे मनाऊं? कैसे मनाऊं? अब्बू कहाँ चले गए हैं? अल्लाह मियां के पास। हमें भी अल्लाह मियां के पास ले चलो बाबा। हम अपने अब्बू से मिलेंगे। ऐसी बात नहीं कहते बेटा, तुम्हारे अब्बू नाराज हो जाएंगे।
सुरैया बेटी, तुम्हारी इत्तला मिलते ही मैं तुम्हारे घर पहुंचा। वहां मालूम हुआ तुमने बच्चों के लिए घर छोड़ दिया। सुरैया, मुझे खान बहादुर साहब ने सब कुछ बता दिया है। अब मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। तुम वाकई वो मशरकी औरत हो जिसके दामन पर फरिश्ते भी सजदा करते हैं। मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन यकीन करो, जब तुम घर छोड़कर चली आई तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे जिंदगी मुझसे रूठ गई हो। मुझे माफ कर दो और घर चलो। मगर मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। हम दोनों मिलकर इनकी परवरिश करेंगे। बच्चे तो कौम की अमानत होते हैं, और फिर जिन बच्चों को तुम जैसी माँ मिल जाए वो तो बड़े होकर मेजर अजीज भट्टी बन जाते हैं, जिन पर पूरी कौम फख्र करती है। सरताज, आप कितनी बुलंद इंसान हैं। मेरे बच्चे, मेरे अमजद की निशानी। आज मेरा अमजद जी उठा। सुरैया बेटी, मैंने अपनी तमाम जायदाद इन बच्चों के नाम लिख दी है। यही मेरे वारिस हैं। ये इनकी इमानत है। लो बेटा। बड़े सरकार, आदाब। जहांगीर, तुम? मगर मैंने तो सुना था। हाँ सरकार, मेरी कहानी जरा लंबी है, इत्मीनान से बैठकर सुनाऊंगा। आज इतना मुबारक दिन है। अमजद के सदके मेरे डूबे हुए सितारे फिर से चमक उठे। आओ बेटा, आओ मेरे पास।